हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज है एनवीडिया के क्रैश के बारे में। तो एक एल्गोरिदम बनाई गई है जिसके हिसाब से अप्रैल 2026 तक एनवीडिया क्रैश होता हुआ दिखाई देगा, या फिर हम कह सकते हैं जो टेक बबल बन रहा है ये फटता हुआ दिखाई देगा। बेसिकली इस एल्गोरिदम के अंदर एनवीडिया के फंडामेंटल्स को स्टडी किया गया है कि भाई जो इनके अनपेड बिल्स है वो कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब काम तो कर दिया लोगों के लिए पर पेमेंट नहीं आ रही है। अभी के टाइम पे 33.4 बिलियन डॉलर के अनपेड बिल्स है, जो कि ईयर ऑन ईयर 89% का राइज है। दिस इज वेरी रिस्की। अगर हम पेमेंट टाइम स्ट्रेच की बात करके चले तो वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। जहां पहले पेमेंट 46 डेज में आती थी वो बढ़ के 53 डेज में आ गई है। अब एक नॉर्मल बंदे को 7 दिन का डिफरेंस बहुत बड़ा नहीं दिख रहा होगा, बट जो बिजनेस ओनर्स हैं उनको पता है 7 दिन मतलब 7 दिन का ब्याज लगता है भाई। 7 दिन का अपॉर्चुनिटी लॉस है। 7 दिन आपकी कैपिटल ब्लॉक हो गई है। इनफैक्ट 10.4 बिलियन डॉलर ऐसे रिस्क के अंदर है जो कि शायद वापसी भी नहीं आएगी। अगर बड़े इन्वेस्टर्स की बात करके चले, जैसे पीटर थील हो गए, उन्होंने $100 मिलियन बेचे हैं। सॉफ्ट बैंक ने $5.8 बिलियन बेचे हैं। माइकल बरी ने एनवीडिया को $140 पे शॉर्ट कर रखा है। इसके अलावा एक इन्वेंट्री क्राइसिस चल रहा है, जो कि एक दोगली वाली बात है। एक जगह पे एनवीडिया की मैनेजमेंट कहती है कि भाई डिमांड बहुत ही खतरनाक है, हम दे ही नहीं पा रहे हैं प्रोडक्ट्स को। और दूसरी साइड पे अगर इनकी अनसोल्ड चिप्स की बात करके चले तो वो $19.8 बिलियन के ऊपर पड़ी है, जो 32% राइज है पिछले 3 महीने के अंदर। अगर इतनी डिमांड है मार्केट के अंदर तो आपकी चिप क्यों नहीं बिक रही है भाई? या फिर आर्टिफिशियली डिमांड को क्रिएट किया जा रहा है कि ठीक है भाई तेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर लेता हूं, तो मुझे ऑर्डर दे दे, जिससे दिखाई देगा देखो मेरे पास इतना रेवेन्यू आ गया है, मैं पीछे से अपनी प्रोडक्शन को थोड़ा स्लो डाउन कर दूंगा या फिर अपनी सप्लाई को थोड़ा सा रोक दूंगा और कहूंगा भाई मार्केट में बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। इसके अलावा एनवीडिया के प्रॉफिट की बात करके चले तो लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी कि एनवीडिया का प्रॉफिट मार्जिन इज वेरी गुड, मतलब बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बट यहाँ पर भी एक बड़ी बात है, एनवीडिया का प्रॉफिट है $19.3 बिलियन का, बट जो एक्चुअल कैश उन्होंने जनरेट किया है वो है $14.5 बिलियन का। तो $4.8 बिलियन का यहाँ पर भी गैप दिखाई दे रहा है। अगर इनकी कन्वर्जन रेट की बात करके चले, जो कि अच्छी चिप कंपनीज होती है वो 95% पे कन्वर्ट करती है, बट एनवीडिया 75% पे कर रहा है। तो एल्गोरिदम के हिसाब से फरवरी 2026 के अंदर बहुत सारे एज बिल होंगे जो कि रिवील होते हुए दिखाई देंगे। अभी हमको नहीं पता लग रहा, पर ऐसे बिल्स होंगे जिनकी पेमेंट नहीं आई होगी। मार्च के अंदर इनकी क्रेडिट डाउनग्रेड होती हुई दिखाई देगी और अप्रैल के महीने के अंदर इनकी कंसोलिडेशन आएगी अर्निंग्स के अंदर। पिछले 18 महीने में जितना बड़ा बबल बना है वो 90 दिन के अंदर खत्म होता हुआ दिखाई देगा। बाकी सॉफ्ट बैंक की बात करके चले तो वो भी 10% घटते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल अगर हम टेक स्टॉक्स की भी बात करके चले ना, वो सारे के सारे ग्लोबल लेवल के ऊपर नेगेटिव ही दिखाई दिए। अगर हम टीएसएमसी की बात करके चले तो 4% नीचे दिखाई दिया। अगर हम फॉक्सकॉन की बात करके चले तो 4.86% नीचे दिखाई दिया। एनवीडिया 3% नीचे दिखाई दिया है। और भाई एनवीडिया के नंबर्स अच्छे दिखाई दिए, जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे बेटर रिजल्ट दिखाई दिए, उसके बावजूद भी इनके शेयर घटते हुए दिखाई दिए। जो एनवीडिया के सप्लायर्स है उनके भी शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए। बाकी एक साइड पे टेक बबल बन रहा है, दूसरी साइड पे जो मेमोरी चिप्स है उसकी शॉर्टेज क्रिएट होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे याद है कोविड टाइम पे बहुत शोर मचा था कि भाई सिलिकॉन चिप्स की शॉर्टेज हो गई है, इस चक्कर में बहुत सारे प्राइस बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। फिर से वो वाला गेम वापसी आ रहा है। अभी स्मार्टफोन महंगी होते हुए दिखाई देगी क्योंकि भाई स्टोरेज महंगी होती हुई दिखाई दे रही है, रैम महंगी होती हुई दिखाई दे रही है। तो जितनी भी कंप्यूटेशनल डिवाइसेस है वो महंगी होती हुई दिखाई देगी। कुछ टाइम पहले हमने न्यूज में भी कवर किया था कि सैमसंग ने अपने रेट बढ़ा दिए है एसएसडी वगैरह के। तो अगर कुछ लेने का प्लान कर रहे हो तो अच्छा टाइम है इस टाइम पे। पिछले 3 महीने के अंदर रैम के प्राइसेस 3 गुना बढ़ते हुए दिखाई दिए। तो अगर आपको अपना पीसी अपग्रेड करना है तो रेट बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 16 जीबी की जो कॉसियर की रैम आती थी, जो 2800 रुपए के आसपास मार्केट में मिलती थी जुलाई के महीने के अंदर, वो अब 9000 के आसपास जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी भाई वीडियो में पहले आपको याद देना चाहूंगा, अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को तो सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। इसके अलावा अगर रशिया की बात करके चले तो रशिया भाई हारता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं वॉर की बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो उनके ऊपर सैंक्शंस लगाए गए हैं और जो वो वॉर लड़ रहा है उस चक्कर में अब इनके रिजर्व्स घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस टाइम पे जो रशिया है वो अपने खुद के गोल्ड रिजर्व्स को बेचना शुरू कर रहा है। इससे पहले कभी फिजिकल फॉर्म में नहीं बेचा जाता था, वर्चुअल फॉर्म में बेचा जाता था। जो नेशनल वेल्थ फंड था वो वर्चुअल फॉर्म के अंदर अपने गोल्ड को बेचा करता था, बट अभी के टाइम पे जो इनके गोल्ड रिजर्व है वो घटते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल 2300 टन के गोल्ड रिजर्व है इनके पास में, जिसमें से नेशनल वेल्थ फंड जो था उनके पास 405.7 टन ऑफ गोल्ड था। बट जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने 57% गोल्ड बेच दिया है भाई। मतलब गोल्ड बेच के ही लिक्विडेशन देखा जा रहा है इस टाइम पे। अगर हम नेशनल वेल्थ फंड की बात करके चले तो उनके पास में युआन है, फ्रैंक है और गोल्ड है।
और जो इनके लिक्विड एसेट्स है वो प्रॉपर घटते हुए दिखाई दिए हैं। पहले 113.5 बिलियन डॉलर के हुआ करते थे, जो कि अब 51.6 बिलियन डॉलर पे आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्लियर पिक्चर दिखा रहा है कि रशिया को अब लड़ाई लड़ने के लिए अपना गोल्ड तक बेचना पड़ रहा है। जो उस पर सैंक्शंस लगाए गए हैं उसका इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। इसी चैनल पे मैंने बहुत बार रशिया की तारीफ करी थी कि भाई रशिया ने तो रास्ते निकाल लिए है, इंडिया वालों को ऑयल बेच रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, इतना कुछ कर दिया, उनकी जीडीपी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बट ये जो न्यूज निकल के आई है इसकी वजह से मेरे को भी सोचना पड़ेगा फिर से। बाकी हमारी करेंसी की बात करके चले तो 89 रुपीज पर डॉलर का रेट हो गया भाई। कहा जा रहा है नंबर और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। लास्ट मार्केट के अंदर भाई 1% से ज्यादा का ड्रॉप दिखाई दिया है इंट्राडे के अंदर। ये 23 मई के अंदर होता हुआ दिखाई दिया था। मुझे याद है जब डॉलर 80 रुपए के आसपास पहुंचा था तो मैं फन में बोलता था कि अब 90 जाएगा क्या, अब तो 90 दिखाई दे रहा है। अब फन में बोल रहा हूँ क्या भाई 100 जाएगा क्या हो रहा है ये। अब लेट्स सी आरबीआई किस तरीके से इसमें इंटरवीन करती है, क्या करेंसी को टूटने देती है या फिर कंट्रोल करती है। बाकी इंडिया के इंटरेस्ट पेबल की बात करके चले 2026 के अंदर फाइनेंशियल ईयर वो 12,76,000 करोड़ में पहुंच गया। मतलब इतना पैसा गवर्नमेंट को देना है भाई, 3 गुना ये बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इंडिया की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई दी है। देखो पूरी ग्लोबल मार्केट इस टाइम से सही नहीं है, तो इस चक्कर में इंटरेस्ट रेट बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, इस चक्कर में नंबर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट गवर्नमेंट ने डेट भी बढ़ाया है। फाइनेंशियल ईयर 16 के अंदर 7,10,000 करोड़ के आसपास हुआ करता था जो नंबर, वो इस टाइम पे 20 लाख करोड़ के आसपास पहुंच गया है। इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो इस टाइम पे 56.1% के ऊपर पहुंच गया है। फाइनेंशियल ईयर 21 के अंदर ये 61.4 पे था। तो कहीं ना कहीं कंट्रोल तो किया है गवर्नमेंट ने, बट ये नंबर बहुत बड़े हैं। अगर हम गवर्नमेंट की फिस्कल डेफिसिट की बात करके चले वो 4.8% ऑफ जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, और टारगेट रखा गया है इस साल उसको घटा के 4.4% करेंगे। ये एक तरह से अब मान के चलो लॉस हो गया, मतलब हमारी जीडीपी जितनी है उसका इतना % हमने लॉस किया है। जिस तरीके से हम बिजनेस न्यूज में पैट के बारे में बात करते हैं उसी तरीके से मान के चलो गवर्नमेंट लॉस करती है। तो जितनी भी ग्रोइंग इकोनॉमीज होती है वो एक तरह से लॉस ही करती है। ये वो स्टार्टअप वाला खेल है कि भाई अगर ग्रोथ की तरफ जाना है तो आपको बर्न तो करना ही पड़ेगा। बड़े नंबर इतने ही रहते हैं 5% से नीचे। ये स्टार्टअप वाला सीन नहीं है कि 200% 500% का लॉस कर दो। बाकी देखो भाई डेट का कैसा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि डेट भी एक बहुत बड़ा बबल बनता हुआ दिखाई दे रहा है ग्लोबल मार्केट के ऊपर। बहुत सारी मेजर इकोनॉमीज इस डेट ट्रैप के अंदर फंसी हुई है। बाकी ग्रो की बात करके चले तो Q2 का रिजल्ट आ गया भाई, 471 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। और यहाँ पे अगर आप चार्ट के अंदर देखोगे तो आपको क्लैरिटी दिखाई देगी, कंपनी का रेवेन्यू घटता हुआ दिखाई दिया भाई। ये नंबर अच्छा नहीं दिखाई देता कि कंपनी का रेवेन्यू घटा है, जहां पर कंपनी का बिजनेस कॉन्स्टेंटली बढ़ना चाहिए क्योंकि SIPs बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है, तो ये नंबर बढ़ना चाहिए था। बट यहाँ पर आगे जाते हैं तो कंपनी के एक्सपेंसेस भी घटे हैं, जिसके चक्कर में कंपनी के प्रॉफिट इंप्रूव होते हुए दिखाई दिए। तो इस नंबर को अगर देखा जाए तो ये मैं इसको कंसोलिडेशन कह सकता हूँ कि कंपनी ने जो बिजनेसेस थे जहां से अच्छा बिजनेस नहीं आ रहा था, प्रॉफिट नहीं बन पा रहा था, उन बिजनेस को हटाया, ऐसे एक्सपेंसेस को घटाया जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी नहीं थी, फोकस किया गया है जहां पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, जिस चक्कर में प्रॉफिट मार्जिन बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बट इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए हमको आने वाले 1-2 क्वार्टर्स भी देखने पड़ेंगे, क्या अब इंप्रूवमेंट दिखाई देगी या फिर ये नंबर घटता हुआ या फ्लैटर दिखाई देगा। अगर फ्लैटर दिखाई देगा तो ये अच्छी खबर नहीं है, और अगर ये कंसोलिडेशन था तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। इसके अलावा अल्ट्रा वॉलेट की बात करके चले तो उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 25 में 116 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया भाई। ₹1 कमाने के लिए ₹7.13 खर्च करते थे फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर। अभी भाई इंप्रूव हुआ है, ₹5.85 खर्च करते हैं अभी। और अल्ट्रा वर्ल्ड भाई छोटी कंपनी नहीं है, $100 मिलियन रेस कर चुकी है। टीवीएस मोटर कंपनी ने इसके अंदर इन्वेस्ट कर रखा है। बाकी ये चार्ट अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है अभी ग्रोइंग कंपनी है, मार्केट बना रही है, इनोवेशन के ऊपर ध्यान दे रही है, बट अगर आप देखोगे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो पूरे साल के अंदर 32 करोड़ के आसपास का है, जहां पर कंपनी ने 190 करोड़ के आसपास का खर्चा कर दिया। 32 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कंपनी ने 116 करोड़ का लॉस कर दिया। हाँ अभी कह सकते हैं कि इनके एक्सपेंसेस का एक बहुत बड़ा पोर्शन होगा R&D के अंदर, मार्केट डेवलपमेंट के अंदर, इस चक्कर में ऐसा दिखाई दे रहा है। पर पर्सनली मुझे मैथ समझ में नहीं आती, तभी मैं फंडिंग रेज नहीं करता भाई। बहुत बार ऑफर मिले हैं मुझे, बट मैंने हमेशा रिजेक्ट करे, क्योंकि मुझे लगता है कहीं मैं इसी गेम के अंदर ना फंस जाऊं। मुझे प्रॉफिट ही समझ में आता है, ग्रोथ स्लो कर लेंगे और घर में पैसा आना चाहिए, सुकून की नींद आनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे लोगों से पैसा ले रखा है, कर्जा लेके कंपनी बना ली और अचानक कंपनी दिवालिया घोषित हो गई और बहुत सारे लोगों का पैसा डूब गया, सबकी हाई मिली। भाई इस काम में नहीं घुसना। स्टार्टअप के अंदर ये बहुत ज्यादा होने लग गया पिछले कुछ टाइम से। आप देखो इनका ROC देखो एक बार को, -41% के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है भाई। कंपनी का EBITDA मार्जिन 400% के आसपास है, ठीक है भाई। बाकी अल्ट्रा ह्यूमन की बात करके चले तो वो उन्होंने 100 करोड़ रुपए रेज किया है एज अ डेट। 565 करोड़ का इन्होंने ऑपरेटिंग रेवेन्यू रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर, जहां पर 60% रेवेन्यू US से आता हुआ दिखाई दे रहा है।
73 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट भी रिपोर्ट किया है, जहां पर उससे पिछले साल 38 करोड़ का लॉस था। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने अच्छा खासा प्रॉफिट रिपोर्ट किया है और उसी प्रॉफिट के लॉजिक के ऊपर इन्होंने पैसा रेस किया है ताकि और भी बढ़िया चीजें बना सके। पर कहीं ना कहीं इनकी यूएस मार्केट खराब होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि यूएस के अंदर जो ओरा रिंग वाले हैं उनके साथ में इनका लीगल डिस्प्यूट चल रहा है कि भाई आपने हमारी स्मार्ट रिंग के पेटेंट का इंफ्रिंजमेंट किया है। यूएस के अंदर इनके प्रोडक्ट्स की एंट्री भी बंद कर दी गई है। देखा जाए तो दिल्ली के अंदर इन्होंने काउंटर केस मार दिया है। बट प्रॉब्लम ये है, अगर ये सही भी है, इस पूरी प्रोसीडिंग में अगर 1 साल भी लग जाता है, 6 महीने भी लग जाते हैं, तो कंपनी के पास में पैसा नहीं रहेगा। कंपनी ने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, कंपनी लॉस रिपोर्ट कर बैठेगी। बाकी मंत्रा एम नाउ की बात करके चले, जो कि इनका क्विक कॉमर्स ऑफ फैशन डिलीवरी है, वो 80 डार्क स्टोर्स के ऊपर पहुंच गया 1 साल के अंदर। जो इनका एम नाउ है ना, वो 30 मिनट से लेके 2 घंटे के अंदर आपके घर के अंदर फैशन पहुंचा देता है, ऐसा इनका कहना है। मैंने तो कभी भाई ऑर्डर किया नहीं, कपड़े बहुत रेयर होते हैं कि मैं ऑनलाइन लेता हूं, मैं थोड़ा फिजिकल वाला ज्यादा हूं, मेरी वाइफ लेती है ऑनलाइन। बाकी इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ की बात करके चले तो वो अक्टूबर के महीने में 0% पे दिखाई दिया है भाई। मतलब ग्रोथ ही नहीं है, मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं। इतना पॉल्यूशन हो रखा है दिल्ली के अंदर भाई, समझ में नहीं आ रहा कैसे जी रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी काम नहीं चल रहा, तो फिर कहाँ से आ रहा है पॉल्यूशन? पराली तो जल नहीं रही, पटाखे भी फट नहीं रहे, इंडिया तो मैच हार जाती है। इनको नहीं पता इंडिया की टीम खेल रही है भाई, जूनियर टीम खेल रही है, बट पहले पाकिस्तान से आ रही है, अभी बांग्लादेश से आ रही है। सुपर ओवर के अंदर भाई पहली 2 बॉलों पे 2 आउट हो गए। मेन जो प्लेयर सबसे बढ़िया खेल रहा था, लट्ठे मार रहा था, जिसने मैच की स्टार्टिंग की 3 बॉल में 2 छक्के मार दिए थे, सुपर ओवर के अंदर उसको उतारा ही नहीं गया। ऐसा लग रहा था कि हारने के लिए ही खेला जा रहा है। तो हर जगह से नेगेटिव कवर ही देखने को मिल रही है भाई। तो एक तो इंफ्रा के ऊपर काम नहीं हो रहा, अगर हम कोल की बात करके चले तो वो नेगेटिव में दिखाई दिया है, क्रूड ऑयल नेगेटिव है, नेचुरल गैस नेगेटिव है। अच्छे जो नंबर है वो स्टील के है या सीमेंट के है। इलेक्ट्रिसिटी में भी रिवाइवल देखने को मिल रहा है। बाकी इंडिया की लीजिंग की बात करके चले तो Q3 के अंदर 65% बढ़ती हुई दिखाई दी है। मतलब जो मॉल वॉल होते हैं ना, उसके अंदर दुकानें सबके सब किराए पे ले रहे हैं, वो नंबर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब मॉल का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है आने वाले टाइम में। दिल्ली एनसीआर के अंदर 35% लीजिंग वॉल्यूम दिखाई दी है। पर पता नहीं क्या इतनी महंगी दुकानें जस्टिफाई होती भी है या फिर नहीं होती है, मुझे नहीं पता भाई। हम तो सर्विस वाले रहे जिंदगी भर, तो सर्विस वालों में इतनी टेंशन नहीं होती है लोकेशन वगैरह की। बाकी मार्केट का हाल बात करके चले तो मार्केट भाई गिरती हुई दिखाई दी है। एक्सपेक्टेशन यही थी कि ग्लोबल जो क्यूज निकल के आ रहे थे वो इंडिया को इम्पैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे थे। सेक्टर वाइज देखे तो निफ्टी मेटल 2.5% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, रियलिटी -2%, निफ्टी बैंक 0.8%, निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस 1%, निफ्टी पीएसयू बैंक 1.5% नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। बाकी अब देख लो कौन रहा है ऊपर कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ भी याद रखना।